जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में। तो हम लोग यूपी रेट का प्रैक्टिस सेट अब से शुरू कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग है और यही पूछे जाएंगे आपसे। इन्हीं क्वेश्चनों में से ज़्यादातर क्वेश्चन मिलने की संभावना है, बाकी आप देखते रहेंगे प्रैक्टिस से। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है। यहां पे अपघटित लिखा है, यह है अपघटित। ठीक है, कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है, मतलब कौन सा है इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो अपने आप पर्यावरण में रहते हुए धीमे धीमे खत्म हो जाता है। अपघटित मतलब खत्म हो जाता है। जैसे प्लास्टिक, क्या पॉसिबल है? नहीं है, तो हटा दीजिए ऑप्शन से। डीडीटी नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन है मल, ये सही होगा। कारण क्या है कि जैसे जो मलमूत्र होते हैं वो कुछ समय बाद अपने आप मिट्टी मिलकर स्वतः खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर सी सही है। मल एक ऐसा ऑप्शन है जो जैविक रूप से अपघटित हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एकदम आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो पहले ऑप्शन पे आएंगे कि 18 फरवरी को, 5 जून को, 22 मार्च को और 11 जुलाई को। एक एक ऑप्शन पे बात करेंगे कि आखिर क्या क्या है जो। देखिए, सबसे पहले अगर 28 फरवरी की बात करेंगे तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब अगला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव दिया था। रमन प्रभाव के लिए इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला है 5 जून को, आपको पता है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस ये बहुत हाईलाइटेड है, आपको पहले से ऑलरेडी पता होगा। अगले ऑप्शन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है, क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ये डेट आप याद रखेंगे, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बाकी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई का कुछ खास नहीं है, इसलिए इसे हटा देते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। देखिए एक चीज को बात को समझेंगे, जहां जहां जैव आएगा या जैविक आएगा उसका मतलब होगा कि वो जीव जंतु और वनस्पतियों से ताल्लुकात रखेगा। जैसे जैविक का मतलब अगर समझेंगे, जैविक का मतलब ये होता है कि वो जीव जंतु जो जीवित हों उन्हें बोलते हैं जैविक। और इस जैविक में आपको वनस्पति भी मिलेगी, वनस्पति भी मिलेगी और वनस्पति के साथ साथ जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी मिलेंगे। तो जीव जंतु वनस्पति ये जैविक के अंतर्गत आएगा। अगर जैविक लिखा होगा या जैव लिखा होगा तो दोनों का मतलब सेम होता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है, मतलब जिसमें जीव नहीं पाया जाता है, बस बताना है कि किसमें जीव नहीं पाया जाता है जो जैविक नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, शुद्ध जल, पेट्रोलियम, कोयला और मछली। अब इसमें यह बताना है कि कौन सा जैविक संसाधन जीव है, उसके साथ साथ संसाधन की को भी ध्यान में हमें रखना है। संसाधन का मतलब ये हो गया कि वो पदार्थ जिनका यूज हम घरेलू तौर पे करते हैं, जिनका यूज हम अपने व्यवहार में करते हैं किसी भी चीज के लिए, वो होते हैं संसाधन। जैसे समझेंगे, क्या जैविक पेट्रोलियम जैविक संसाधन है? भाई पेट्रोलियम जमीन से निकाला जाता है। कोयला जैविक संसाधन है, सड़ने गलने से बनता है। मछली तो ऐसे ही भी जीव है। एक बच रहा है जो शुद्ध जल है, वो जैविक संसाधन में काउंट नहीं किया जाता है। अब कहेंगे कैसे, तो एक बात समझेंगे, शुद्ध जल से
हम कोई ईंधन नहीं प्राप्त करते हैं। जबकि अगर पेट्रोलियम की बात करेंगे तो ये ईंधन का काम करता है, कोयले की बात करेंगे तो कोयला से भी ईंधन का यूज किया जाता है, मछली खुद जैविक है, जीव है। जबकि जो शुद्ध जल है उसका ना तो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, सिर्फ पीने के यूज में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इतनी चीजें हैं जो आपको जाननी है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आईएमपी बनाएंगे क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पूछा गया है कि किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी है सलीम अली, और ऑप्शन नंबर डी है वेंकट सवलू करके। इसमें बी और डी दोनों लिखा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे तो अगर ये सीधे सीधे क्वेश्चन हो कि जल पुरुष है तो राजेंद्र सिंह है, लेकिन हम एक एक ऑप्शन पे बात करेंगे कि एक एक ऑप्शन किससे मतलब रखता है, कि हो सकता है कि इन ऑप्शन से भी क्वेश्चन आपके साथ बने। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे तो चिपको आंदोलन से ये संबंधित है, चिपको आंदोलन। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, और अगला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कहां शुरू हुआ था, तो आप बताएंगे कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अगर जिला पूछेगा तो चमोली जिला, चमोली जिला। ठीक है, तो चिपको आंदोलन से इतनी चीजें याद रखनी है, क्या क्या कि चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। कहाँ हुई थी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस जिले में हुई थी, तो वो जिले का नाम है चमोली जिला। ये तो ऑप्शन नंबर 1 की बात हो गई। आगे बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 पे बात करेंगे। आप ऑप्शन नंबर 2 पे बात करेंगे राजेंद्र सिंह। इन्हें ही बोला जाता है जल पुरुष। अब बात आती है कि इन्हें जल पुरुष क्यों बोला जाता है, कुछ खास होगा। एक संघ बनाया गया था, तरुण भारत संघ नाम है, इसके साथ ये जुड़े थे, तरुण भारत संघ। ये एक संघ है, इसके ये सदस्य थे राजेंद्र सिंह। अब इसकी विशेषता क्या थी, मतलब सदस्य का मतलब ये इसके खुद के चेयरमैन थे तरुण भारत संघ के। अब तरुण भारत संघ भारत में किस लिए जाना जाता है, इस बात को समझेंगे। 2001 में बात है, 2001 में जो ये बांध बनाए जाते थे उनसे संबंधित आंदोलन में ये शामिल थे, इसलिए बोला जाता है कि इन्हें जल पुरुष। अगली बात करेंगे सलीम अली की बात करेंगे। सलीम अली के सलीम अली, ठीक, अगली बात करेंगे सलीम अली के बारे में। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन सलीम अली से क्या बनेगा, ये क्या थे, ये पक्षी वैज्ञानिक थे। क्या हैं ये, पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ। ये हैं पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि सलीम अली क्या हैं, तो आप बताएंगे पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ हैं। इनके ही नाम पर जम्मू कश्मीर में, इनके ही नाम पर जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थापना की गई है, कहां पे, जम्मू कश्मीर में। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो तीनों ऑप्शन को देखे हैं, तीनों के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में किसे प्रयोग में लाया जाता है। मतलब अगर पानी को शुद्ध करना है तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है फ्लोरीन, और चौथा है मतलब ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब SO2।
अगली बात करेंगे क्लोरीन की Cl, फ्लोरीन की बात करेंगे F और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे CO2। अब इन चीजों को समझेंगे कैसे कैसे ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या है कि पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सीधे तौर पे आप समझेंगे पानी को शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है क्लोरीन का। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर जल से क्रिया कर ले, मतलब H2O से क्रिया कर ले, तो ये बनाती है H2SO4 सल्फ सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। ये चीज को ध्यान में रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर फ्लोरीन की मात्रा पानी में ज्यादा, अगर फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो दांत संबंधी चीजें होती हैं उनको नुकसान होता है, जैसे जो आपका इनेमल होता है वो खराब हो जाता है, दांत के ऊपर जो परत होती है सफेद कलर की इनेमल बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया, देखिए एक ही बताए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं हम चुन चुन के लाए हैं, बहुत मेहनत करिए। क्वेश्चन कैसा लगा ये जरूर बताएंगे आप, ठीक है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, वाटर की बात है, लेकिन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन लागू किया गया था, एक एक्ट है, पूछा जा रहा है इसको कब लागू किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे इस एक्ट को कब लागू किया गया था। देखेंगे क्या है, वाटर की बात कर रहा है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन लागू किया गया था। पहली बात, इस चीज को एक डायरेक्ट समझेंगे कि ये कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1977 में। बस इतनी चीजें इसमें याद रखनी, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। हाँ, अगर एक चीज थोड़ा सा और समझेंगे, अगर यहाँ पे वाटर लिखा है, यहाँ पे वायु लिख दे, वायु लिख दे या फिर एयर लिख दे, सब चीज सेम रहे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ये सेम रहे, बस वाटर की जगह ये अगर वायु की बात करें, एयर की बात करें, और तब पूछे कि ये कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1981 में। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब कहेंगे सर ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसपे आप उम्मीद नहीं करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं और फिर आप कहते हैं ये तो फिर गड़बड़ हो गया। तो देखिए जो पीएनपी है उसकी एक भूमिका होती है, वो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनाता है जो आपके सिलेबस में रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट आपके सामने नहीं आते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सामने नहीं आते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन पूछेगा तो आप बताएंगे 1977, लेकिन अगर वाटर की जगह वायु कर देगा और सेम चीज रखेगा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, तो आप बताएंगे 1981। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ है, अच्छा ऑप्शन नीचे हैं, चलिए देख लीजिए थोड़ा सा अलग अलग है लेकिन देख लीजिएगा, अब ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं ऑप्शन लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है, कोई मतलब पानी में अगर बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपके हैं, देखिए ओजोन, क्या ओजोन का यूज किया जाता है, ओजोन, और दूसरा है क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, और एक है क्लोरेमीन। और ये तो ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, और ऑप्शन नंबर डी मैं अब और आपको बता दे रहा हूं, जैसे इसमें लिखा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब इन चीजों को समझेंगे। अब तो चारों ऑप्शन आ गए आपके सामने। अब बताएं निम्नांकित में से कौन जल को जीवाणु से मुक्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ओजोन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड का किया जाता है, क्लोरेमीन का किया जाता है, या उपयुक्त सभी का किया जाता है। तो ये जितनी गैसें हैं इन सबका यूज हम करते हैं किसमें, जल को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए, मतलब जल में कोई भी बैक्टीरिया ना रहो, इसके लिए हम इन चारों का यूज करते हैं, मतलब उपयुक्त सभी, मतलब ओजोन का भी प्रयोग करते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, और क्लोरोमीन का भी प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं,
जल को जीवाणु मुक्त बनाने हेतु। ठीक है, ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोई क्वेश्चन थोड़ा सा हटके भी है, लेकिन फिर भी आपके काम का है, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। ये प्रदूषण से संबंधित वाले चैप्टर सारे क्वेश्चन है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। अब चलेंगे, ऑप्शन क्या क्या है। 1975, 1975, 1982, 1985, 1995। जल्दी से आंसर करेंगे। तो आंसर है आपका 1985, ऑप्शन नंबर सी है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में किया गया था। अच्छा एक चीज और, जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है 1995, इसका नाम बदल के राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल के राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। कब कर दिया गया इसका नाम बदल के? 1995 में। और गठन कब किया गया था? 1985 में। मतलब केंद्रीय गंगा नदी गंगा प्राधिकरण का 1985 में किया गया था और 1995 में इसका नाम बदल के राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। ठीक है, देखिए अगर कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तुरंत कमेंट में लिखिएगा, अस्किताइएगा नहीं। ये तो फिर अगर आप खुद अस्किताएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ऑप्शन है अक्टूबर 2008, फरवरी 2009, अक्टूबर 2009, मार्च 2010। देखिए ये सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इनको सीधे तरीके से पढ़ेंगे। इनके ऑप्शन में चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस दिन जब कोई गठन नहीं हुआ तो फिर ऑप्शन पे चर्चा कैसे कर देंगे। चलिए तो बात करेंगे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो हुआ था फरवरी 2009। सीधे सीधे ऑप्शन है फरवरी 2009। मतलब अगर डेट की बात करेंगे तो 20 फरवरी, यहाँ लिखेंगे 20 फरवरी 2009 को इसका गठन किया गया था। डेट आपसे पूछी नहीं जाएगी तो बस याद रखेंगे फरवरी, और उसके सबसे ज्यादा याद रखेंगे 2009, फरवरी 2009। ठीक है, तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया फरवरी 2009। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। किसी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी होगी तो बताएंगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। यमुना एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो इसे औपचारिक रूप से 1993 में शुरू किया गया था। यमुना एक्शन प्लान को औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया था? 1993 में शुरू किया गया था। अच्छा इसी के साथ एक क्वेश्चन होता है नमामि गंगे, आपने नाम सुना होगा, नमामि गंगे। नमामि गंगे को कब शुरू किया गया? क्वेश्चन बन सकता है और मे भी चांसेस है बनने के, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन करंट से रिलेटेड होते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो अगर इसकी शुरुआत कब की गई? नमामि गंगे की शुरुआत कब की गई? तो 13 मई 2015। कब की बात है? 13 मई 2015 की बात है जब नमामि गंगे शुरू किया गया। 13 मई 2015। अगर पूछेगा यमुना एक्शन प्लान कब शुरू किया गया तो 1993 में औपचारिक रूप से इसको शुरू किया गया। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए, मतलब गंगा नदी को साफ करना है के लिए क्या स्थापित किया गया? मतलब गंगा नदी को साफ करने के लिए किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय गंगा कमीशन,
स्वच्छ गंगा प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण, स्वच्छ निर्मल गंगा नदी का राष्ट्रीय मिशन। 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में थोड़ी बहुत अगर जानकारी होगी तो बात करेंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी आपको क्या लग रहा है बताएंगे। तो इसका 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए, गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया, उसका नाम था राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। इसको आप याद रखेंगे, 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी को थोड़ा सा चेंज करके पूछे, वो ये पूछे कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय गंगा परिषद, राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 20 अगस्त 2011 को। देखिए 20 अगस्त, सॉरी 20 नहीं, इसे अगर आप सही करेंगे तो कर लीजिए, मैं बता देता हूं, ये है 12 अगस्त 2011 को। अब 12 अगस्त 2011 को किसकी स्थापना की गई, तो राष्ट्रीय गंगा परिषद, किसकी, राष्ट्रीय गंगा परिषद। राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना कब की गई, 12 अगस्त 2011 को। और 2009 में गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए किसकी स्थापना की गई, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बात को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एजेंडा 21, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो समझेंगे ये सतत विकास से संबंधित है। पहली बात, एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। अब सतत विकास से संबंधित है, इसके बारे में कई चीजें जाननी है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण को संरक्षण के लिए लागू किया गया, किसके लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण को संरक्षण के लिए एजेंडा 21 लागू किया गया, जिसका मतलब है सतत विकास से। अब सतत विकास से मतलब क्या है कि 1992 की बात, कब की बात है, 1992 में ब्राजील में रियो डे जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ और उसी में एजेंडा 21 की बात की गई। और एजेंडा 21 किससे संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास का मतलब पर्यावरण को हमेशा संरक्षण करने की बात की जाएगी। ठीक है, तो एजेंडा 21 IMP बनाएंगे क्योंकि ये जरूरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी बताएंगे इसमें कई चीजें हैं, आगे भी इस पे चर्चा करेंगे। जैसे अगर यही पे आगे क्वेश्चन है तो आगे वाले पे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है एजेंडा 21। अभी बात किए थे सही, तो एजेंडा 21 कितने समझौते हैं, इसे किसने शुरू किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एजेंडा 21 को शुरू किया था, किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। किससे संबंधित था, सतत विकास से संबंधित था। अब पूछा रहा है कि इसमें समझौते कितने किए गए थे, तो पहली बात समझेंगे, एजेंडा 21 में टोटल अगर अध्याय पूछेगा तो 40 अध्याय है। कितने हैं, आप कहेंगे सर ये समझौता में अध्याय होता है, अरे बहुत मोटा चौड़ा वो होता है, पोथा होता है, समझौता किया जाता है भाई, हर देश का अपना अपना होता है। तो 40 अध्याय है, उसके साथ साथ 4 समझौते इसमें किए गए थे, 4 समझौते किए गए। तो याद रखेंगे एजेंडा 21 में कितने समझौते किए गए, 4 समझौते किए गए। क्लियर है, बहुत सही, शाबाश। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया। अच्छा, जानते हैं एगमार्क एक्ट होता क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। आप कोई भी चीज लेते हैं ना तो उस पर लिखा होता है फलाना एगमार्क है, मतलब मोहर होती है, वो लगी होती है, मतलब कि हाँ वो सही है या नहीं। जैसे कुछ चीज़ों का आप यूज करते हैं ना तो कुछ पे हरा निशान बना होता है, मतलब वो वेज है। अगर किसी पे ब्लैक बना हुआ है या रेड बना हुआ है तो रेड का मतलब रासायनिक होता है, अगर ब्लैक बना हुआ तो उसमें ये कुछ अलग से और कुछ चीज़ें मिलाई गई हैं, वो आपके स्वास्थ्य से हानिकारक हो सकता है।
ठीक है, तो ऐसे ही एगमार्क भारत में कब लागू किया गया? बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो इस बात को पहले बात है, अगर ऑप्शन पे जाएंगे 1937, 1997, 1952, 1965, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है 1937। एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया था 1937 में। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाए तो जो एगमार्क एक्ट है, जो ये एगमार्क, इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय। कौन करता है? विपणन कौन जारी करता है इसे? विपणन तथा निरीक्षण निर्देशालय। निरीक्षण विपणन तथा निरीक्षण निर्देशालय 1937 में और एगमार्क जारी करता है। दो तीन चीजें हैं इसे जिसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया, ये बेहतरीन क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन ये तय कर लीजिए कि आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? आधा तो भौनिया रहे होंगे, दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो गंगा नदी निकल रही होगी। नहीं, दक्षिण गंगोत्री, उत्तर गंगोत्री, ये जो गंगोत्री जरूर है जहां से गंगा नदी निकलती है, लेकिन ये जो आप नदी वाला सोच रहे हो वो नहीं है, थोड़ा सा हटके समझेंगे। ऑप्शन क्या? कावेरी नदी का उद्गम, गलत। वह स्थान जहां से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, ये दोनों हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र, ये ऑप्शन आपका सही होगा। और केरल में रॉकेट छोड़ने का हटा दीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी पे बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है कि भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र ये है कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, अच्छा इसके यहां से एक क्वेश्चन बता आगे बढ़ते हैं तो कोई क्वेश्चन इससे ही रिलेशन के हैं, इस पे बात करेंगे। यहां आपको ज्यादा समझ में आएगा, वहां भी समझ आता लेकिन फिर भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र। तो तृतीय शोध केंद्र कौन सा है? पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है? ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो अगर पहले की बात करेंगे, देखिए यहां पे 3 शोध केंद्र है और तीनों को समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन तीनों में से एक जरूर पूछा जाता है। पहले ये बात जानेंगे कौन कौन से अंटार्कटिका पे शोध केंद्र हैं। एक की बात ऊपर कही है, 2 यहां करेंगे। जैसे पहला है दक्षिण गंगोत्री, तो पहला अभी ऊपर हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी? दक्षिण गंगोत्री की। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री की बात करी थी। ये अंटार्कटिका पे क्या है? शोध केंद्र है, लेकिन चौथा है, पहला है। जबकि अगर दूसरी बात करेंगे तो मैत्री है। दूसरा कौन सा है? मैत्री। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है क्या? दूसरा है मैत्री। और अगर पूछ रहा है कि तृतीय कौन सा है तो तृतीय है भारतीय। और तृतीय कौन सा है? ये है भारती। तो अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र कौन सा है? भारतीय है। जबकि पहला पूछेगा तो दक्षिण गंगोत्री, दूसरा पूछेगा तो मैत्री और तीसरा पूछेगा तो भारती। ठीक है, अब बात आती है कि सर पहला दूसरा तीसरा निर्धारित कैसे करेंगे। जैसे पहले की बात है तो पहला किया गया था 1983-84 में। कब किया गया था ये? 1983 में। 1983-84 में इसे किया गया था पहला वाला। जबकि अगर ये पूछता है कि दूसरा 88 या 89 में किया गया था। कब किया गया था? 1988 और 1989, इसमें दूसरा किया गया था। और भारतीय अगर पूछेगा तो इसे स्थापित किया गया 2012 में। इसे स्थापित किया गया 2012 में। तो ध्यान रखेंगे अंटार्कटिका भारत का तीसरा शोध केंद्र है और पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो एकदम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये बेहतरीन क्वेश्चन, यहां से कई क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, यहां से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां से देखिए
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? बस यही ध्यान रखना है, क्या सुमेलित नहीं है। देखेंगे पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? देहरादून में, ये सही है। याद रखेंगे कि पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। तो याद रखेंगे ये एकदम सही है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। अगर दूसरा पूछ रहा है भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। इसे बनाएंगे IMP, इसे बनाएंगे IMP। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। चलिए आगे है ऑप्शन नंबर सी, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? जयपुर में, एकदम सही है। तो आप ये देखिए ऑप्शन ऐसे हैं जहां से एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन 3-4 क्वेश्चन उस पर तैयार हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो और क्या करना है, इसको शेयर और कर दीजिएगा बढ़िया से, ज़्यादातर लोगों को पहुंचाएगा, बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही। अगला चौथा चेक करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी लखनऊ में नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगर ये पूछ ही ले अगर मान लीजिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है कहाँ पे, तो ये है पुणे में, ये है पुणे में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी को अगर सही करेंगे तो वहां लखनऊ की जगह आपको पुणे करना होगा। इस तरीके से यहाँ 4 क्वेश्चन तैयार, ठीक, बढ़िया। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। देखिए यहां भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। चलिए यहां ठीक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 इधर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें भी वही चीज है, क्या सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे, पढ़ेंगे, क्या पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु को कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है, इसका मतलब है कि ये सही है, हाँ कहा जाता है। अगला है, भारत में वन्य जीव प्राणी संस्थान, भारत में वन्य जीव प्राणी संस्थान अभी तो ऊपर पढ़े हैं देहरादून में, तो ये भी सही है। अगला है, भारत वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, क्या है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में न है, ये क्या है? गलत है। तो तीसरा वाला क्या है? गलत है, अभी बता रहे हैं सही क्या है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत कहाँ पे? अल्मोड़ा में, ये भी सही है। याद रखेंगे कि हिमालय पर्वत एवं विकास का केंद्रीय विकास का गोविंद बल्लभ पंत कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। जबकि जो हम कोलकाता वाला बता रहे हैं वो कोलकाता में ना होके कहाँ पे है? भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही, पहला वाला सही, बी वाला सही, सी वाला गलत, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZIRI कहाँ पे अवस्थित है? क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसे बोलते हैं करजी, CAZRI कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहां बना लीजिए, जोधपुर, जोधपुर। और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान करजी कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में अवस्थित है। बात समझ में आई? चलिए अगर ये पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, करजी की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। कब की गई थी? 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आगे